हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपको 29 अक्टूबर 2020 की 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है हमारे पास 49 नंबर की, ये मैं आज इसमें एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ओके, और इस वर्कशीट का टॉपिक हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि हम डाटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको ध्यान होगा कि प्रीवियस जो हमारी वर्कशीट थी 48 नंबर वाली, उसमें हमने पढ़ा था कि डाटा क्या होता है, और डाटा के हमने 2 टाइप्स भी वहाँ पे पढ़े थे, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑब्टेन्ड इन ए टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स। यहाँ पर हमारे पास एक क्लास 9th है और उसके 30 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है बच्चा, 30 स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने टेस्ट दिया है, और वो जो टेस्ट है उसमें टोटल मार्क्स कितने हैं, 50 मार्क्स के, यानी कि 50 मार्क्स का हमारे पास 9th के बच्चों ने एक टेस्ट दिया है। अब इस टेस्ट में उन बच्चों के मार्क्स भी आए हैं, और वो जो मार्क्स है वो यहाँ पर शो किए गए हैं। ठीक है बच्चा, आप देख पा रहे हैं कि आपको मार्क्स क्या क्या है, देखिए लाइक 39 है, 25 है, 5, 33 एक्सेट्रा, ये सारे जो मार्क्स हैं सभी बच्चों के हैं। अच्छा बच्चे, चिल्ड्रन, अब आप एक बात बताओ, क्या आप मुझे यहाँ पर एकदम से देख के बता सकते हो कि कौन सा मैक्सिमम मार्क्स है आपका या कौन सा मिनिमम है। इसके लिए आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो डाटा है हमारे पास अच्छे तरीके से अरेंज नहीं है। हमने उल्टा सीधा जैसे भी नंबर आए हैं वैसे ही बच्चों के यहाँ पर क्या किए हैं, लिख दिए हैं। सो यू मे फेस सम डिफ़िकल्टी इन ड्राइंग सम कंक्लूजन, यानी कि कोई भी अगर कंक्लूजन तक आपको जाना है तो यहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी मिल सकती है, लाइक सच एज फाइंडिंग हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स बाय लुकिंग एट द डाटा अबव। अगर आपसे इस डाटा को देखकर कहा जाए कि आप फाइंड करके बताओ कि हाईएस्ट मार्क्स क्या है या लोवेस्ट मार्क्स क्या है, तो हमें थोड़ी बहुत यहाँ पर क्या करना होगा, हमें हार्डवर्क करना पड़ेगा, है ना भाई, देखना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। सो देयरफॉर ओनली बाय कलेक्शन ऑफ डाटा इट्स पर्पजफुल यूटिलाइजेशन इज़ नॉट कन्फर्म्ड, यानी कि हमने डाटा बनाया तो है लेकिन वो डाटा क्या है, हमारे लिए एक तरीके से मीनिंगलेस है। क्योंकि हम कंक्लूजन नहीं देख पा रहे हैं एकदम से, हमें उसके लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा हमें एफर्ट करना पड़ रहा है, डिफ़िकल्टी वी आर फेसिंग। ओके, सो द अबव रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड रो डाटा। तो इस टाइप के जो डाटा हमारे पास होते हैं हम उसको क्या कहते हैं, रो डाटा कहते हैं। जैसे वेजिटेबल्स को हम कहते हैं ना रो वेजिटेबल्स, खाने से पहले, ऐसे ही जो डाटा है इसको रिप्रेजेंट करने से पहले ये हमारे लिए कैसा है, रो है। सो इट इज़ कॉल्ड रो डाटा। In order to draw meaningful information from the data, it needs to be arranged systematically. We want to present the data in a form which is meaningful, easily understood and gives its main features at a glance. यानी कि जब तक हमारे पास मीनिंगलेस डाटा है तब तक वो हमारा रो डाटा है, और जब हमें उस मीनिंगलेस डाटा से मीनिंगफुल कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो वो डाटा हमारे लिए कैसा हो जाता है, इम्पॉर्टेंट डाटा हो जाता है, रो डाटा नहीं होता है। तो उसके लिए हमारा जो डाटा है, यानी कि जो डाटा का रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी ईजीली अंडरस्टूड, कि बहुत ईजीली अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, और साथ साथ में कैसा होना चाहिए, गिव्स इट्स मेन फीचर्स एट ए ग्लैंस, यानी कि अगर हम एक बार एक झलक ही अगर हम डाटा को देख रहे हैं तो एक झलक से ही हमें उसके जो सारे मेन फीचर्स हैं वो मालूम हो जाए। सो लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंट वेज ऑफ प्रेजेंटिंग द डाटा। तो चलिए हम डाटा को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं। So it becomes easy to draw some meaningful information from the data given above marks of class 9th students if we arrange it either in ascending or in descending order। यानी कि देखो बच्चा, ये जो हमारे पास मार्क्स थे, ये इतने सारे जो हमारे पास मार्क्स हैं, अगर हम इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो हमें काफ़ी हेल्पफुल होगा ये हमारे लिए, हम काफ़ी इजीली हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसको अच्छे से कंक्लूड करने के लिए हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में इसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ओके बच्चा, तो आप देखो सबसे लोवेस्ट हमारे पास क्या है, 2 है, फिर 2, फिर 5, 5, 12, 12, 30,
उसके बाद है 17। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। अब जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इस तरीके से नंबर्स लिख रहे हैं, लाइक 2 2 5 5 12 12, मतलब जो भी बच्चों के मार्क्स मिले हैं हमने उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अब बच्चा एक बात बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द लोवेस्ट मार्क, तो आप इजीली बता सकते हैं क्या, दैट 2 इज़ द लोवेस्ट मार्क्स। क्यों? क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर है, तो जो सबसे स्मॉल आपके पास नंबर है वो आपने सबसे पहले लिखा है, और जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है वो आपने सबसे लास्ट में लिखा है। सो यू कैन ऑल्सो फाइंड द हाईएस्ट नंबर एंड दैट इज़ 41। तो हमारे पास यहाँ पे लोवेस्ट मार्क भी मिल गया और हाईएस्ट मार्क भी मिल गया। अगर हम हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स का डिफरेंस कैलकुलेट करें तो वो डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा, 41 - 2 एंड दैट इज़ 39। तो ये जो भी हमारे पास डिफरेंस होगा ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। यानी कि हमें एक तरीके से हम ये बता सकते हैं कि जो बच्चों के मार्क्स मिले हैं उनकी रेंज क्या है, रेंज यानी कि 39 उनकी रेंज है। सो द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू इन द डाटा इज़ कॉल्ड द रेंज ऑफ द डाटा। तो यहाँ से आपको एक नया कॉन्सेप्ट और मिल जाता है, क्या, रेंज ऑफ डाटा। तो बच्चों रेंज क्या होती है, it is the difference of the highest value and lowest value in any case or in any data. It is known as range of the data. तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आपको अच्छे से समझ में आया। तो चलिए अब हम इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक मेथड की यहाँ पे हेल्प लेते हैं। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, for better understanding and to draw more meaningful and purposeful information from the data, we can arrange it in the form of a table which is called ungrouped frequency distribution टेबल। तो बच्चा यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि आप ना जो अभी तक आपने असेंडिंग ऑर्डर में किया या फिर अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करो तो आप उससे क्या बता सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोवेस्ट वैल्यू बता सकते हो या फिर आप हाईएस्ट वैल्यू बता सकते हो या फिर रेंज बता सकते हो। लेकिन अगर इसके साथ साथ आपको अदर इन्फॉर्मेशन भी चाहिए जो भी कैसी हो, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। लाइक देखिए ये आपके पास यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जब हम यहाँ पर इस टेबल की हेल्प लेते हैं तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्यों? क्योंकि अनग्रुप्ड है। अनग्रुप्ड का मतलब है कि यहाँ पर हमने कोई ग्रुप नहीं बनाया हुआ है डाटा का, मतलब हमने क्लासीफाई नहीं किया है, लाइक दिस इज़ द गुड डाटा, दिस इज़ मीडियम डाटा और दिस इज़ वेरी गुड डाटा और वी कैन से दिस इज़ द बेस्ट डाटा। मतलब हमने इस तरीके से यहाँ पर क्या नहीं किया है, ग्रुप नहीं बनाया है। सो वी आर कॉलिंग इट अनग्रुप्ड। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास डिजिट है या कोई नंबर है, अगर वो बार बार आता है तो वो कितनी बार आता है, ओके, द नंबर एट विच कम्स, तो वो आपके पास जो नंबर होता है वो क्या हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि किस तरीके से यहाँ पर डाटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो इसे हम इस टेबल के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। To draw this table, we put a tally mark for each entry or number of the data. This is very important कि यहाँ पर जो भी आपके पास मार्क्स मिल रहे हैं आपको या फिर कोई नंबर मिल रहा है तो आपको उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ रही है, टैली मार्क की। तो टैली मार्क की हेल्प से आप क्या करोगे, उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि हम टैली मार्क जो है वो कैसे अप्लाई करते हैं। तो टैली मार्क के लिए बच्चा हम क्या करते हैं, 1 को इसी तरीके से लिखते हैं लाइक दिस, 2 के लिए हम यहाँ पर 2 सिंबल यूज़ करते हैं, ओके, और जब हमें 3 लिखना होता है तो हम 3 सिंबल्स यूज़ करते हैं, 4 लिखने के लिए हम 4 सिंबल्स यूज़ करते हैं, और जब हमें 5 लिखना हो तो हम क्या करते हैं, 4 तो लिखते ही हैं, 1 2 3 4, और उसके बाद ऐसे डायगोनली कट कर देते हैं। तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, 5 हो जाता है, ओके। और अगर आप 5 के बाद 6 लिखना चाहो तो आप लिखेंगे ऐसे 1 2 3 4 और उसके बाद 5 एंड दिस 6। 7 लिखना चाहोगे तो फिर आप क्या करोगे, 4 ये 5 फिर उसके बाद 6 7। तो इस तरीके से आप अदर नंबर को भी लिख सकते हैं। लाइक अगर आपको 10 लिखना है तो आप 10 के लिए 1 2 3 4 5,
फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे 6 7 8 9 10, तो ये आपका हो गया है 10। इस तरीके से आप 10 को भी लिख सकते हो। सो कॉन्सेप्ट ये है कि इफ़ देयर आर 4 टैली मार्क्स इन फ्रंट ऑफ ए नंबर, अगर आपके पास 4 है और फिर उसके बाद आपको 5th टैली मार्क भी अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई करोगे, इट इज़ प्लेस्ड डायगोनल कटिंग द प्रीवियस 4 टैली मार्क्स, यानी कि जितने भी आपके प्रीवियस 4 टैली मार्क्स है लाइक 1 2 3 4, तो आप इसको इस तरीके से डायगोनली कट करते हो। तो ये आपका किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, 5th टैली मार्क को। क्लियर बच्चा। द सेम यू कैन सी इन द टेबल अगेंस्ट द नंबर 19 एंड 21। देखिए 19 के आगे यहाँ पे 5 है और 21 के आगे भी 5 है। देखिए इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 5। सो वी कैन काउंट द टैली मार्क्स एंड राइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट नंबर। तो हम इस तरीके से जो मार्क्स हैं उनको काउंट कर सकते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे हमने कैसे किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्क्स 2 की। तो 2 के लिए आप देखो ये जो आपके पास यहाँ पे अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में आपने 2 को यहाँ पे देखो 2 आपके पास कितने टाइम्स है, 1 एंड 2 टाइम्स, तो आपने 2 टैली मार्क लगाया। तो आपने टैली मार्क के लिए 2 सिंबल्स यूज़ किए और इनको काउंट करके लिख दिया यहाँ पे 2। लाइक अब हम बात करते हैं किसकी, 39 की। 39 देखिए 39 कहाँ पे, ये रहा 39 कितनी बार है, ओनली 1 टाइम। तो आपने इसके लिए 1 टैली मार्क यूज़ किया और 1 ही इसकी आपने फ्रीक्वेंसी अप्लाई की। तो इस तरीके से आप बाकी अदर नंबर को भी यहाँ पे काउंट करके उनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि वो कितनी बार आए हैं उनको काउंट करके वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, समझ में आया कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं, सिंपली 2 ही क्वेश्चंस हैं, तो चलिए अब हम उनको सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। आपके पास यहाँ पे ब्लड ग्रुप है, ओके बच्चा, और कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं, ABO ABS, इस तरीके से आपके पास यहाँ पे ब्लड ग्रुप्स हैं। रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है इन डेटा के साथ। तो सबसे पहले आप देखो बच्चा, मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ये टेबल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो आपके पास जितने भी ब्लड ग्रुप्स हैं ना वो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए, जैसे कि A है, फिर आपके पास B ग्रुप है, फिर आपके पास O है, O के बाद क्या है, AB है। ओके अब हम इनके लिए टैली मार्क्स लगाते हैं। तो सबसे पहले आप देखो A वाला जो है वो कितने टाइम्स है, तो इसके लिए आप ना A वाले को क्या करो, क्रॉस करते हुए चलो। तो अब हम यहाँ पे A को काउंट करते हैं कि A जो है वो कितने टाइम्स है। तो 1, उसके बाद देखिए 2 3 देन 4 5 6 7 8 9, आपके पास A 9 टाइम्स है। तो आप यहाँ पर टैली मार्क लगाएंगे 1 2 3 4, ये हो गया 5, फिर उसके बाद 6 7 8 9 और यहाँ पर मेंशन कीजिए 9। देन अब आप B देखो, B कितने टाइम्स है आपके पास। तो इसके लिए अब क्या करती हूँ, यहाँ पर इरेज कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलो अब B के लिए क्रॉस करो, 1 2 3, इसके बाद कौन है, 4 5 6 टाइम्स है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पर आपने लिख दिया 6। अब B भी हो गया हमारे पास। B के बाद हम बात करते हैं किसकी, AB O ग्रुप की। O ग्रुप के लिए लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया आपका 12। नेक्स्ट AB ग्रुप। अब आप AB ग्रुप को देखो कि AB ग्रुप जो है वो आपके पास कितनी बार यहाँ पे है। सो AB 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स है, 1 2 3। अब आप एक बार इनको प्लस करके देखो, 9 और 6 15, 15 और 12 कितना हुआ, 27, 27 और 3 कितना हुआ, 30। तो आपके पास यहाँ पे 30 आ गया है। ठीक है बच्चा। अब आप एक बार चेक करो कि आपके पास जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं, वो भी आपके पास 30 है, ये भी 30 और ये भी 30, मतलब टोटल भी 30। इसका मतलब ये हुआ कि हमसे बिल्कुल सही हमने यहाँ पे काउंटिंग की है, हमने किसी को भी मिस नहीं किया है। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो बना लेते हैं। नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द मोस्ट रेयरेस्ट, ये अब आपसे पूछा है। तो बच्चा मोस्ट कॉमन क्या होगा, जो मोस्टली ज़्यादातर सब लोगों के पास होगा। तो 12 जो है ये अगर आप देखो तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, O।
दिस इज़ द मोस्ट कॉमन, ये हमारे पास मोस्ट कॉमन है। विच वन? ओ ग्रुप। ओके, एंड विच वन इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप? रेयरेस्ट यानी कि जो कम लोगों के पास है, तो ए बी ग्रुप देखो कितने लोगों के पास है, ओनली 3 के पास है, तो ए बी ग्रुप जो है वो आपके पास कैसा हो जाएगा? रेयरेस्ट होगा। रेयरेस्ट यानी कि जो बहुत मुश्किल, रेयरेस्ट यानी कि जो बहुत मुश्किल से मिलता है। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 40 फैमिलीज। 40 फैमिलीज हैं जिनमें बच्चे हैं, और बच्चे कितने हैं? किसी फैमिली में मान लीजिए 1 बच्चा है, किसी में 2 बच्चे हैं, ऐसे ही किसी में 4 बच्चे हैं, या फिर किसी में है ही नहीं, और जब नहीं है तो वहाँ पे क्या है? 0। रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फ्रीक्वेंसी टेबल है, जहाँ पर फर्स्ट कॉलम है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सेकंड है टेलीमार्क, और थर्ड किसका है? फ्रीक्वेंसी का। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और उसके बाद एक कॉलम हमें और लेना है, और वो किसके लिए लेना है? 4 के लिए। तो सबसे पहले आप देखो 0 आपके पास कितने हैं, मतलब कितने ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें कोई बच्चा नहीं है। तो काउंट कीजिए, काउंट करने के लिए क्रॉस करते हुए चलते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाता है। 1 2 3 4 5 है जी, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया आपके पास फ्रीक्वेंसी 5। चलो 5 डन हो चुका है। 5 के बाद अब आप नेक्स्ट लीजिए क्या? 1 वाला, तो 1 काउंट कीजिए, तो 1 2 3 4 5, उसके बाद देखिए 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लिख दिया आपने 9। नेक्स्ट लीजिए आप 2 के लिए, तो 2 को क्रॉस करते हुए चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दैट मीन्स 15th आपके पास ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें क्या है? 2 बच्चे हैं। तो आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हम बात करते हैं 3 की, यानी कि ऐसी फैमिलीज जिनमें हमारे पास 3 ही बच्चे हैं। तो काउंट कीजिए, कहीं दिख रहा है? यस, 1, नेक्स्ट 2 3, उसके बाद 4, फिर 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया है 5। अब 4 लीजिए, 4 आप यहाँ पे काउंट कीजिए कि कितनी बार है। तो 4 के लिए 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। तो आप यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5, एंड ये कितना हो जाएगा फिर? 6। आप इनको टोटल कीजिए, 5 और 9 कितना हुआ? 14, 14 और 15 कितना हो गया आपके पास? 29, 29 और 5 34, 34 और 6 40। आपके पास फैमिलीज़ कितनी थी? 40 फैमिलीज़, और आपका सम भी कितना आया? 40। तो इट मीन्स आपकी जो काउंटिंग है वो एकदम करेक्ट है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई है। तो बच्चों यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है 1 और 2 कंप्लीट होते हैं, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।